जेपी नेता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया। ये उगाही, ये भ्रष्टाचार, ये तोलाबाजी, ये सिंडिकेट राज, ये मुख्यमंत्री की आंखों के सामने हो रहा है और उनके भतीजे के खासम खास विनय मिश्रा उगाही एजेंट बन के सबसे डिमांड कर रहे हैं। ये विनय मिश्रा, विकास मिश्रा, अशोक मिश्रा बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के बड़े खासम खास हैं और इस स्तर पे उगाही है कि टारगेट दिए जा रहे हैं एक्सटॉर्शन के। इस महीने का टारगेट 40 करोड़। ये जो पूरा उगाही स्कैंडल कहना गलत नहीं होगा, बताया जा रहा है करीब 900 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक का है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक ट्वीट कर ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीसी और भाइपों की करामात, जो ये जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता राज के दौरान उनके परिवार ने क्या काला पीला किया, वो ये पढ़ ले। ये तो सिर्फ एक इशारा है, अभी और परतें खुलनी बाकी हैं, जो प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद खुलेंगी। असल परिवर्तन होकर रहेगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बल के जवानों को खबर मिली कि शोपियां के एक इलाके में 4 से 5 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद इन आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन इन आतंकियों ने पकड़े जाने के डर से सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और आतंकियों की तरफ से हो रही गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आतंक परस्त पाकिस्तान एक तरफ तो शांति की बात करता है, संवाद से समाधान तलाशने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरान भारत के खिलाफ साजिशों का मकड़जाल तैयार करने में जी जान से जुटे हैं। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने एक बारूदी साजिश रची है। पाकिस्तान आतंकियों के जरिए 50 किलो से ज्यादा RDX भारत भेजने की कोशिश में जुटा है, जिसका मकसद है पुलवामा जैसी आतंकी वारदात को अंजाम देना। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इमरान के ऑपरेशन RDX का पर्दाफाश कर दिया है। भारत के साथ सीज फायर उल्लंघन पर किए गए समझौते की आड़ में पाकिस्तान एक खतरनाक साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI अपने चहेते आतंकियों के जरिए कश्मीर को दहलाने का प्लान बना रही है। पुलवामा की ही तरह पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों और पाकिस्तान सरकार के इस खुफिया प्लान की भनक लग चुकी है। इमरान के ऑपरेशन RDX का पर्दाफाश हो चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा की तर्ज पर आतंकी कश्मीर में एक बड़ा हमला करने की फिराक में है। इसके लिए बाकायदा बड़ी तादाद में विस्फोटक POK से कश्मीर में लाने की भी कोशिश की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी बात साफ हुई है कि तकरीबन 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक, जिसमें कि RDX भी शामिल है, वो आने वाले दिनों में श्रीनगर तक पहुंचाया जाना है। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव यानी RDX
इसका धमाका बहुत घातक होता है। दूर तक धुएं का गुबार और बारूद की गंध फैल जाती है। इसकी जद में आने वाले लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। तो पाकिस्तान अब इसी घातक बारूद RDX के जरिए कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने का मंसूबा पाले बैठा है। पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को RDX पार्सल करने का फरमान सुना दिया है। तो न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना की मदद से आतंकी संगठन POK से RDX की खेप भारत भेजने की कोशिशों में जुट गए हैं। आतंकी 50 किलो RDX किसी भी तरह भारत भेजने की तैयारी कर रहे हैं। RDX दूसरे विस्फोटकों और हथियारों की खेप श्रीनगर तक पहुंचाई जानी है। सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि खुफिया जानकारी के मुताबिक 10 किलो से ज्यादा विस्फोटक आतंकियों ने केरन सेक्टर तक भेज भी दिया है। अगर ये खबर आई है कि वो वहां पर विस्फोटक भेज रहा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर अमन को भंग करने के लिए या वहां की इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का कहना मानने वाले या पाकिस्तान की शह पे ये हरकतें कराने वाले कश्मीर में अभी भी बहुत लोग हैं। RDX कितनी बड़ी तबाही का सबब बन सकता है, इसकी तस्दीक करती हैं ये दो तस्वीरें। 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले की जांच में पता चला था कि आतंकियों ने IED नहीं बल्कि RDX का इस्तेमाल किया था। जिस गाड़ी में आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार 350 किलो विस्फोटक लिए बैठा था, उसमें 60 से 80 किलो RDX भी था। यही नहीं, 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में भी RDX के इस्तेमाल की ही बात सामने आई थी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि सीमा पर इतनी मुस्तैदी के बावजूद LOC से पाकिस्तान परस्त आतंकी तबाही का सामान यानी RDX भारत लेकर आएंगे कैसे? क्या बारूद पार्सल करने के लिए आतंकियों ने पाकिस्तान सेना की मदद से कोई प्लान तैयार किया है? दरअसल पाकिस्तान की सेना RDX और दूसरे गोला बारूद को POK भेजेगी। वहां इन्हें आतंकियों के सुपुर्द किया जाएगा। ये आतंकी सुरंग या फिर ड्रोन के जरिए RDX को भारत भेजेंगे। कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर मौत के इस सामान को आतंकियों तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से तस्करी करके भारत में हथियार और गोला बारूद भेजने का सिलसिला तो कोरोना काल में भी नहीं रुका। इसके लिए तो बाकायदा पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके भी अपनाए। जमीन के रास्ते LOC क्रॉस करके भी हथियार भेजे गए, तो हवा के रास्ते ड्रोन के जरिए भी हथियार भारतीय इलाकों में गिराए गए। यही नहीं, नदियों में एक कोने से दूसरे कोने पर रबड़ की ट्यूब में भी हथियारों को छिपाकर भारतीय इलाकों में भेजा गया। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि भारत में घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों के हाथों में हथियार हुए तो उन्हें मौके पर ही ढेर कर दिया जाएगा। यही वजह है कि वो POK से गांव वालों या आतंकियों को बिना हथियारों के भेजता है और उन्हीं के जरिए गोला बारूद LOC के पास छिपा दिया जाता है, जिन्हें बाद में भारतीय इलाकों में मौजूद आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर वहां से उठाकर आतंकियों तक पहुंचा देते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बिना हथियारों के आतंकियों को भेजना और अलग अलग तरीके से उन्हें हथियार मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान अब उन क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल करने की भी तैयारी में है, जो पिछले दिनों CPEC की निगरानी के लिए खरीदा गया था। पाकिस्तान की सेना और ISI आतंकियों को हथियार पहुंचाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पे एयर ड्रॉपिंग, ड्रोन ड्रॉपिंग, जमीनी रास्ते से भेजते वक्त प्रोफेशनल आर्म स्मगलर्स और नारकोटिक स्मगलर का मदद ली जाती है। उनके जरिए हथियारों की खपत को बॉर्डर या LOC के पार करके किसी फिक्स जगह पर रख दिया जाता है। यहां से ओवरग्राउंड वर्कर्स आकर ले जाते हैं।
साल 2020 में भारतीय सुरक्षा बल ने अलग अलग ऑपरेशन में पाकिस्तान में बने हथियार और गोला बारूद का जो जखीरा पकड़ा था, उनमें बड़ी मात्रा में AK-47, AK-56 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड, मैगजीन और दूसरे हथियारों के साथ चीन में बनी QBZ-95 राइफल भी शामिल थी। तो एक बार फिर पाकिस्तान सेना, ISI और आतंकी संगठन मौत का सामान कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके पीछे कई वजह हैं। कश्मीर घाटी में अब भी 200 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। इन आतंकियों तक गोला बारूद पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में घुसपैठ ना के बराबर हुई और इन तक हथियार नहीं पहुंचाए जा सके। पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर में जो बवाल मचे उसके साथ पाकिस्तान का नाम ना जुड़े, बल्कि उसे एक अंदरूनी या इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट की शक्ल दी जाए। और इसीलिए वो कश्मीर घाटी के अंदर ही नए नौजवान भर्ती कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन उनके पास हथियार और असले की कमी है। हथियार और असला वो किसी न किसी तरह इनके पास पहुंचाना चाहता है। इसी साल जून में FATF की बैठक होने वाली है। अगर इस बार भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने में कामयाब नहीं हो पाता, तो पूरी दुनिया शायद उससे मुंह फेर ले। ऐसे में पाकिस्तान ने दिखावे के लिए भारत के साथ सीज फायर समझौता तो कर लिया, लेकिन आतंक परस्ती बंद नहीं की। वो अब भी कश्मीर घाटी को बम, गोली और बारूद से दहलाने की साजिश रच रहा है, जो खुद उसके लिए किसी बड़े जोखिम से कम नहीं। दक्षिण 24 परगना में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी और उनके रिश्तेदारों पर हमला बोला। ममता दीदी तो अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। आपने देखा होगा, आज जो कह रही हैं कि हम भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब उन्होंने राम का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। और हमारे यहां कहा गया है कि जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताही कोटि पैरी सम यद्यपि परम सने ही, यानी जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए बंगाल को कंगाल करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता राज्य में बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। अभी वेस्ट बंगाल की जनता ही चाहती है कि भाई बीजेपी के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बंगाल को ममता ने कंगाल कर दिया है, उस बंगाल को सोनार बंगला बनाने के लिए बीजेपी के हाथ में सत्ता देने की आवश्यकता है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतने वाली है और नंदीग्राम में भी मतलब बीजेपी के जो शुभेंदु जो अधिकारी है वो भी वहाँ से जीतेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों से पूरा देश दहशत में है। एक दिन में वहां करीब 50,000 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 277 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इस बढ़ते आंकड़े के साथ ही कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 40 लाख से ज्यादा पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में पुलिस पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश के बैतूल में फाग मेले का आयोजन रोकने गए पुलिस वालों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आत्मदाह की वजह से बुरी तरह से झुलसी छात्रा की मौत हो गई। आरोप है कि ये लड़की छेड़खानी की हरकतों से परेशान थी और इसी वजह से उसने आत्मदाह कर लिया। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बाघ ने एक बच्ची को अपना शिकार बना लिया। एक दिन पहले ही बाघ के हमले में एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई थी। भुवनेश्वर में जगन्नाथ मंदिर के पास लगे एक बैरिकेड में 4 साल की बच्ची का सिर फंस गया, जिसे पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफी देर की कोशिश के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बिहार के कटिहार में एक आरजेडी नेता और व्यापारी निर्मल बूबना को उन्हीं के घर के सामने कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। बताया गया कि एक मोटरसाइकिल पर ये बदमाश उनके घर के बाहर पहुंचे और निर्मल बूबना पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हत्या में इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। आपको बता दें कि बदमाशों ने आरजेडी नेता पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाई।
पंजाब में कोरोना की वजह से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। राज्य में एक दिन में कोरोना की वजह से 49 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2705 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंजाब में अब तक इस महामारी की वजह से 7032 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी वजह से राज्य के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना का खतरा डराने लगा है। पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के मामले में यूपी पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में बाराबंकी के एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम भी बनाई गई है। आरोप है कि एम्बुलेंस फर्जी कागजों के सहारे बनाई गई। एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है। पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से निकलकर आया है कि डॉक्टर अलका राय, मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए विधि विरुद्ध उपयोग हेतु एम्बुलेंस का पंजीकरण कराकर गलत इस्तेमाल किए जाने के आपराधिकृत एवं अवैध पंजीयन के बावजूद अपने कब्जे में रखकर संचालन करने के अपराध के दृष्टिगत विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक जिसके जुर्म की हुकूमत कायम थी, जो जेल में भी रहकर चुनाव तक नहीं हारता था और जिसका नाम सुनते ही अदना से आला तक सभी का चेहरा पीला पड़ जाता था, हम बात मुख्तार अंसारी की कर रहे हैं। वो बाहुबली जो इन दिनों पंजाब की रोपड़ जेल में है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस माफिया डॉन को यूपी भेजने का हुक्म सुनाया है, बस तभी से इसकी हालत खस्ता है। अपने गुनाहों के कदमों से यूपी को रौंदने वाला अब यूपी जाने के नाम से थर थर कांपने लगता है। लंबा कद, आंखों पर चश्मा, बड़ी बड़ी मूछें और आसपास सैकड़ों चमचों और गुर्गों की भारी भीड़। एक जमाना था जब यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की पहचान कुछ ऐसी हुआ करती थी। कुछ इसी अंदाज में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के होने का अंदाजा मिल जाया करता था। लेकिन घूमते हुए वक्त के पहिए ने सारा आलम और सारा मंजर ही बदल दिया। एक वो मुख्तार अंसारी था जिसके चेहरे पर रुआब का पानी चढ़ा हुआ करता था, जिसकी हनक सारे सूबे में हुआ करती थी, जिसके रुतबे से महकमे कांप जाया करते थे और बड़े बड़े नामों को मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही सिमटते हुए देखा। पंजाब पुलिस का मुकदमा लगा निर्दोष है। लेकिन वक्त का सितम तो देखिए, वही लंबी कदकाठी वाला मुख्तार अंसारी अब इतना बौना बन गया है कि चंद पुलिस वालों के साए में एक व्हील चेयर तक सिमट कर रह गया है। मगर अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में सिकुड़े बैठे इस डॉन मुख्तार अंसारी का चेहरा आज भी अपराध के पोस्टर पर बना हुआ है। वक्त के बदले हुए चेहरे के बावजूद एक सच ये भी है कि मुख्तार अंसारी ना तो ऐसा दिखता था और ना ही इतना सीमित, इतना सिकुड़ा हुआ था। व्हील चेयर पर बैठा डॉन उत्तर प्रदेश का है, मगर पुलिस पंजाब उसे लेकर मोहाली की अदालत पहुंची और वो भी उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस में। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के विधायक और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी इन दिनों पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। कुछ रोज पहले मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट
ले जाया गया था, मगर जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को लाया गया था उसको लेकर इन दिनों सियासी घमासान का पहिया तेज रफ्तार से घूमने लगा है और सवालों की धूप छांव तेज हो गई है। एम्बुलेंस से कोर्ट रूम तक मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाया गया और हैरानी की बात यह कि अपराधी मुख्तार अंसारी के कोर्ट रूम में किसी वीवीआईपी जैसी हिफाजत मुहैया थी। पंजाब पुलिस के जवानों ने मुख्तार अंसारी को चारों तरफ से घेर रखा था ताकि कोई भी उन तक न पहुंच सके। यहां तक कि मोहाली कोर्ट के मुख्य दरवाजे के बजाय पिछले गेट से माफिया डॉन को कोर्ट के अंदर ले जाया गया। पुलिस के जवानों ने लिफ्ट के अंदर ही इस तरह का घेरा बना लिया कि मुख्तार का चेहरा कैमरा तक नहीं देख पा रहा था। क्या बताना चाहते हैं? पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा। इससे पहले मुख्तार अंसारी कुछ बोल पाता, पुलिसिया फर्ज निभाने का स्वांग शुरू कर दिया। बोलने नहीं दे रहे। क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। सर बंद करें। निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं? पंजाब पुलिस पर मुख्तार अंसारी के लगाए ये इल्जाम बेहद चौंकाते हैं और हैरान भी करते हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले ही खुद मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि उत्तर प्रदेश की जेल में उसकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ ये दिलचस्प हो जाता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की दलील को खारिज करते हुए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में रखने की यूपी पुलिस की दलील मान ली और यूपी पुलिस के हक में ही फैसला सुना दिया। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया। उसके मुताबिक अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में 2 हफ्ते के अंदर शिफ्ट करना होगा। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था और इस पर अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही विशेष कोर्ट तय करेगा कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा में से किस जेल में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही यूपी सरकार की तरफ से एम्बुलेंस पंजाब भेजी गई थी और फिर उसी एम्बुलेंस में मुख्तार को कोर्ट लाया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद पूरी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस तक लाया गया। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर और हकीकत यह दिखी कि इस दौरान मुख्तार अंसारी इतना बीमार दिखा कि उसे व्हील चेयर से सुरक्षा कर्मियों ने खुद उठाकर एम्बुलेंस में लगे बेड पर पहुंचाया और फिर मुख्तार अंसारी को सीधा पंजाब की रोपड़ जेल ले जाया गया। हम लोग कानून के रक्षक हैं, कानून के आधार पर कार्य करते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेते, मगर कानून को जो काम करना है वो करा जाता है और किसी को असुरक्षित नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस और यूपी का गृह मंत्रालय मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारियां पूरी कर चुका है, क्योंकि 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरकार है। मुख्तार अंसारी पर एक कारोबारी से अवैध वसूली के तौर पर 10 करोड़ रुपए मांगने का केस है। यूपी की अलग अलग अदालतों में मुख्तार अंसारी पर हत्या और अपहरण जैसे 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के लिए यूपी पुलिस को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और यूपी पुलिस के वकीलों ने अपनी दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि मुख्तार अंसारी ने पंजाब की जेल में रहते हुए कोई जमानत अर्जी भी कोर्ट के सामने नहीं दी। मुख्तार अंसारी 31 मार्च को मोहाली की एक अदालत में पेशी के लिए लाया गया था। कभी उत्तर प्रदेश के निजाम को अपने गुरूर और खौफ के पैरों तले रौंद कर अपराध के पोस्टर पर अपना नाम लिखने वाला यह डॉन सिकुड़ा सा कुर्सी में धंसा नजर आया, जिसकी ठसक के आगे पुलिस की भी नजर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। मोहाली में उसकी गर्दन झुकी थी। चेहरे पर वो रौब, वो ताव नहीं था जो उसकी पहचान हुआ करता था। व्हील चेयर पर दिखे मुख्तार अंसारी को देखकर सवालों ने सिर उठाया।
क्या वो बीमार है और क्या इसीलिए उसके लिए एम्बुलेंस आई है। मगर जब एम्बुलेंस के नंबर प्लेट पर निगाह गई तो कहानी ने एक और जबरदस्त मोड़ ले लिया। मुख्तार जब मोहाली के कोर्ट पहुंचा तो उसके साथ आई पुलिस पंजाब की थी कि वो कैदी को कोर्ट तक लाने और ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करे। लेकिन जिस एम्बुलेंस से मुख्तार आया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी में हुआ था। एम्बुलेंस का नंबर यूपी 41 AT 7171 बाराबंकी जिले का है। सवाल उठा कि क्या ये एम्बुलेंस पंजाब पुलिस की बजाय मुख्तार की निजी है। वो उस प्राइवेट एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बुलेट प्रूफ है, लग्जरी है। ये किस प्रकार से किस नियम के तहत कर रहे थे, इन सब चीज का तो पंजाब पुलिस को और साथ ही साथ उनकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, जो एक संरक्षण दे रही है एक माफिया, एक डॉन को, उसका जीता जागता सबूत आ जा रहा है। तो इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार देगी। हमें जो करना है वो करेगी, कानून के तहत करेंगे और जो भी कानूनी पहलू होएगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में जनवरी 2020 से बंद है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है कि उसे यूपी जेल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन जब से मुख्तार पंजाब में है, इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। एम्बुलेंस सिर्फ अस्पतालों को मिलती है और इसका निजी इस्तेमाल अवैध होता है। ऐसे में पंजाब पुलिस ने मुख्तार को निजी वाहन के इस्तेमाल की छूट क्यों दी? मुख्तार को पुलिस वाहन से क्यों नहीं लाया गया? मुख्तार को वीवीआईपी जैसी सुविधा क्यों दी गई? क्या पंजाब के पुलिस अधिकारियों का हाथ मुख्तार के सिर पर है? मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस का सच वाकई चौंकाने वाला है। उससे भी ज्यादा पंजाब सरकार की सफाई। आखिर इस एम्बुलेंस का इतना खास नाता क्यों? अस्पतालों के प्रयोग में आने वाली एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण होते हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मुख्तार ने 2013 में एम्बुलेंस मॉडिफाई कराई। यूपी सरकार में मंत्री का दावा है कि मुख्तार की एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ बनवाई गई थी। साथ ही मुख्तार की एम्बुलेंस में लग्जरी सुविधाएं भी दी गई। तो क्या यूपी को कभी अपनी बोली और गोली से दहशत में डालने वाले मुख्तार अंसारी को शरीर की बीमारी से ज्यादा बाहर की गोलीबारी से खतरा है? राजस्थान में कोरोना के 1665 नए मरीज मिलने से मुश्किल बढ़ गई है। सरकार की सख्ती के बाद भी लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अकेले जयपुर से एक दिन में 367 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,738 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। गुजरात में भी कोरोना की वजह से सरकार और प्रशासन की मुश्किल बढ़ गई है। वहां एक दिन में 2,815 नए कोरोना मरीज मिलने से संकट गहरा गया है, जबकि एक दिन में 13 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। अहमदाबाद में एक दिन में 656 नए केस सामने आए हैं, जबकि सूरत में 687 और वडोदरा में 384 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई।